रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर का आगाज़ हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं। हदीस का मफ़हूम है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तुम्हारी मदद तुम्हारे कमज़ोरों के ज़रिए की जाती है और तुम्हें जो रिज़्क दिया जाता है वो भी उन्हीं की वजह से दिया जाता है। आज के लेक्चर में हम एवोल्यूशन ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ को स्टडी करेंगे। जैसे प्रीवियस वीडियोज़ में हमने एवोल्यूशन ऑफ अ सिस्टम, फिर एवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटर स्टडी किया। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि किसी भी टी टाइम के बाद ऑपरेटर में क्या चेंजेस आएंगी, एक्सपेक्टेशन वैल्यूज में क्या चेंजेस आएंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसी भी टी टाइम पर किसी ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यूज कैसे लिखेंगे। तो किसी भी टी टाइम पे ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यूज बराबर होंगी ब्रास आई ऑफ टी टाइम पर ब्रास आई ऑफ टी ए ऑपरेटर कैट्स आई ऑफ टी ओवर ब्रास आई ऑफ टी इंटू कैट्स आई ऑफ टी। अगर हमारा वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है तो इन दोनों का प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, तो आपके पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू इसके इक्वल आ जाएगी। अब आप दोनों तरफ से डेरिवेटिव कर दो, तो यहां पर आप देखो तीन चीजों का प्रोडक्ट है, तो यहां पर प्रोडक्ट रूल हम यूज करेंगे। तो डी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए ओवर डी टी, पहले हम ब्रा का डेरिवेटिव लेंगे, ए ऑपरेटर वैसे ही, कैट साई वैसे आ गया, फिर हम ब्रा साई को वैसे लिख देंगे और कैट साई भी वैसे लिख देंगे, ए ऑपरेटर का डेरिवेटिव आ गया, और इसके बाद हम ब्रा साई को वैसे लिख देंगे, ए ऑपरेटर भी वैसे लिख देंगे और कैट साई का डेरिवेटिव आ गया। आपने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ी है, आयोटा एच कट डी साई ऑफ टी ओवर डी टी इज इक्वल टू एच साई। तो यहां पर हम ये डी साई ओवर डी टी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये आयोटा एच कट उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और 1 ओवर आयोटा माइनस आयोटा बन जाएगा। तो ये डी कैट साई ऑफ डी टी की वैल्यू मिल गई हमें। ये हमें यहां पर वैल्यू रिक्वायर्ड थी यहां पर, तो इसकी ये वैल्यू मिल गई। अब हमें चाहिए ये पहली टर्म की वैल्यू कैट ब्रा साई ऑफ टी का डेरिवेटिव। तो आप कैट साई से ब्रा साई कैसे बनाएंगे, दोनों तरफ डैगर ले लेंगे। तो जब हम कैट साई का डैगर करेंगे तो वो बन जाएगा ब्रा साई। इधर जब हम डैगर करेंगे तो ये ऑर्डर चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ब्रा साई ऑफ टी और ये बाद में आ जाएगा माइनस आयोटा का डैगर या कॉन्जुगेट पॉजिटिव आ जाएगा। तो हमें ये ब्रा साई ऑफ टी का डेरिवेटिव भी मिल गया। अब यही वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। यहां पर हमने वैल्यू पुट कर दी, डेरिवेटिव ऑफ ब्रा साई की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दी। बाकी जो हमारे पास है ए ऑपरेटर कैट साई ऑफ टी वैसी लिख दिया। इधर ये क्योंकि नॉर्मलाइज्ड फंक्शन है तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया 1, बाकी रह गया डी ए ओवर डी टी। और ये जो थर्ड टर्म है इसमें कैट साई ऑफ टी वैसे ही है, ए ऑपरेटर वैसे ही है, और ये कैट साई ऑफ टी का डेरिवेटिव जो कि इसके बराबर है, ये वाली वैल्यू पुट कर दी यहां पे। अब अगर हमारा जो ऑपरेटर है वो एक्सप्लिसिटली टाइम पे डिपेंड नहीं करता तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो ये वाली टर्म खत्म हो गई। तो आपके पास यहां से ये दो टर्म रह जाएंगी। यहां से आप माइनस आयोटा ओवर एच कट को कॉमन ले लो, तो आपके पास ये वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी और ये वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी। यहां से आयोटा ओवर माइनस आयोटा ओवर एच कट कॉमन आ गया, बाकी बचा ब्रा साई ऑफ टी, ए ऑपरेटर, एच ऑपरेटर, कैट साई ऑफ टी। यहां से जब माइनस आयोटा ओवर एच कट कॉमन लेंगे ये टर्म नेगेटिव हो जाएगी, तो ये माइनस आ गया। यहां पे बचा कैट साई ऑफ टी, एच ऑपरेटर, ए ऑपरेटर, ब्रा साई ऑफ टी, कैट साई ऑफ टी। तो ये ब्रा साई ऑफ टी, एच ऑपरेटर, ए ऑपरेटर और कैट साई ऑफ टी, ये हमारी सेकंड टर्म आ गई। याद रखो ऑपरेटर में हम ऑर्डर नहीं बदल सकते, इधर ए ऑपरेटर पहले एच बाद में तो हम उसी ऑर्डर में लिखेंगे, इधर एच ऑपरेटर पहले ए बाद में तो हम उसी ऑर्डर में लिखेंगे, क्योंकि इन जनरल ऑपरेटर कम्यूट नहीं करते हैं। अब यहां से आपको पता है कि जैसे इधर ए ऑपरेटर हो तो ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू है ए ऑपरेटर की। यहां पर आप देखो कि जो ऑपरेटर है वो है ए ऑपरेटर एच ऑपरेटर, दो ऑपरेटर का प्रोडक्ट भी एक ऑपरेटर ही होगा। तो यहां पर ये एक्सपेक्टेशन वैल्यूज बन गई ए ऑपरेटर एच ऑपरेटर की। इसी तरह ये एक्सपेक्टेशन वैल्यूज बन गई एच ऑपरेटर ए ऑपरेटर की।
अब ये दो एक्सपेक्टेशन वैल्यूज का डिफरेंस है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि दोनों ऑपरेटर के डिफरेंस की एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो हमने इस फैक्टर को इस तरह से लिख दिया, यहां पर था इस ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू माइनस इस ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, इसको हम लिख सकते हैं दोनों के डिफरेंस की एक्सपेक्टेशन वैल्यू। और आपको पता है ए ऑपरेटर एच ऑपरेटर माइनस एच ऑपरेटर ए ऑपरेटर ये बराबर होगा ए एच ऑपरेटर का कम्यूटेटर। तो ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू बन गई इस कम्यूटेटर की। तो यहां पर हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू के फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू मिल गई। इसका मतलब किसी भी टी टाइम के बाद आपने फाइंड करना है या एक्सपेक्टेशन वैल्यू में क्या रेट ऑफ चेंज आ रहा है, तो आपने पहले कम्यूटेटर फाइंड करना है और फिर उसको आयोटा एच कट पे डिवाइड कर देना है उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यूज को। तो वो किसी भी टी टाइम के बाद एक्सपेक्टेशन वैल्यू में जो रेट ऑफ चेंज होगा वो हम फाइंड कर सकते हैं। अब एक स्पेशल केस देखो, अगर ये कम्यूटेटर बराबर जीरो हो, यानी ए और एच कम्यूट करते हो, ये कम्यूटेटर जीरो होगा तो इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। और अगर ये टर्म जीरो हो जाए तो इसका मतलब ये डेरिवेटिव बराबर जीरो हो जाएगा। जिस फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होता है इसका मतलब वो फंक्शन कांस्टेंट है। तो इसका मतलब इस ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यूज कांस्टेंट है और इस ऑपरेटर को हम कांस्टेंट ऑफ मोशन का नाम देंगे। अगर उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यूज कांस्टेंट है यानी उसका डेरिवेटिव जीरो है, यानी वो ऑपरेटर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के साथ कम्यूट कर रहा है। अगर आपने किसी भी ऑपरेटर के बारे में चेक करना है कि वो कांस्टेंट मोशन है, कांस्टेंट ऑफ मोशन है या नहीं है, तो आप क्या करो, उसका हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूटेटर फाइंड करो। अगर वो जीरो आ जाए तो वो ऑपरेटर कांस्टेंट ऑफ मोशन कहलाएगा और अगर वो जीरो ना आए तो वो ऑपरेटर कांस्टेंट ऑफ मोशन नहीं कहलाएगा। फर्ज करो आप देखना चाहते हैं कि क्या पूरी मोशन में लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है या नहीं, तो पहले आप लीनियर मोमेंटम और हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का कम्यूटेटर फाइंड करो। अगर ये जीरो आ जाता है तो इसका मतलब लीनियर मोमेंटम के एक्सपेक्टेशन वैल्यूज का डेरिवेटिव जीरो है, तो लीनियर मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यूज कांस्टेंट हैं, तो हम उसको कांस्टेंट ऑफ मोशन कह सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे लीनियर मोमेंटम और हैमिल्टोनियन इनका कम्यूटेटर जीरो होता है, तो इसका मतलब लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट ऑफ मोशन है। इसी तरह स्क्वायर ऑफ एंगुलर मोमेंटम और हैमिल्टोनियन का कम्यूटेटर भी जीरो होता है, तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर या एंगुलर मोमेंटम ये भी कांस्टेंट ऑफ मोशन कहलाएगा। थैंक यू सो मच बेटे, अल्लाह हाफिज।